अमजद, मुझे डालो खिड़की में, देखो सबको, देखो सबको, एक मिनट। कितने लोगों ने सॉल्व किए? कितने लोगों ने सॉल्व किए डीपीपी? ठीक है, बॉयज़ में नज़र मार लो। जिनके हाथ के ऊपर नहीं है उनके घर पे कॉल करके बोल दो। जाने से पहले आपकी जिम्मेदारी है, ऑफिस में आए अब बोले सर डीपी, वो नहीं है कि भाई आप आगे बोलेंगे पीछे पीछे घूमेंगे कि वो भाई सर ले लो ले लो ले लो करके, है ना। तो इनको बाकी जिनके हाथ ऊपर थे ठीक, बाकी सबके घर पे कॉल करके बोलो कि ये डीपी सॉल्व करके नहीं ला रहे, समझे ना। बाद में बोलना नहीं हमको। आप दोनों क्यों नहीं करें? वो तो बोले ना कि कितने लोगों ने किए, आपने नहीं किए, वो एक पकड़ लो। और कौन है काज पे? बस एक ही है। चलो हुआ? ओके, पहले 10 में बताइए आप कौन से डिस्कस करना चाहेंगे? 9 और 5। पहले 10 में बताइए आप कौन से डिस्कस करना चाहेंगे? जिन्होंने सॉल्व किया बस वही। 4th, तुम तो बोलो ही मत, तुमने किया क्या सॉल्व? फिर 9th आ गया, 10, 3rd। अगले 10 में 11 से लेके 20 तक, 11 से लेके 20 तक 13, 14, 17, 20, 19, 12। अब क्या पूरी बोलते? 16 आ गया 16। बताओ। चलो, if the initial velocity of a projectile be doubled keeping the angle of projection same, the maximum height reached will be quadrupled। देखो भाई, सेकंड वाला मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, आया ना। अब अगर मैं वो कह रहा हूं कि मैंने इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर डाला, तो अब मैक्सिमम हाइट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अब जो नया वाला मैक्सिमम राइट रहेगा 2u का स्क्वायर का डबल रहेगा, बाकी सारी बातें सेम हैं। तो वो कितना हो जाएगा? 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यानी कि वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ h मैक्स, यानी पुराने वाली हाइट का 4 गुना ज़्यादा। फिर तीसरे नंबर का, इफ द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टाइल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट्स क्या कंजर्व रहता है? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। देखो क्या होता है कि जब आप ऐसे ऊपर फेंकते हैं, शुरुआत में स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है ना, मगर हाइट कैसी होती है? ग्राउंड से कम होती है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। और हमारा टोटल एनर्जी क्या होता है? द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता चला जाएगा, और स्पीड क्या होती है? कम होते चले जाती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फिर उसके कारण कम होते चले जाएगी। जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, पोटेंशियल एनर्जी अपनी सबसे मैक्सिमम लेवल पे होता है, और काइनेटिक एनर्जी सबसे मिनिमम लेवल पे होता है। जब वापस ज़मीन पे आता है तो अब पोटेंशियल एनर्जी फिर से कम होने लग जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाती है। तो कभी जब ये बढ़ रहा था तो ये कम हो रहा था, फिर बाद में जब ये बढ़ना चालू करता है तो ये कम होता है, जिसके कारण ओवरऑल टोटल एनर्जी कैसी रहती है? सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसीलिए कहा गया कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में
बहुत सारी चीज़ें बदलती है मगर एक चीज़ नहीं बदलती, वो है टोटल एनर्जी। रिमेंबर मैं बोल रहा हूँ टोटल एनर्जी। अगर वर्ड काइनेटिक एनर्जी आ गया तो नहीं, काइनेटिक एनर्जी बदलती रहती है ना। नीचे सबसे ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी, ऊपर कम होती है और फिर नीचे बढ़ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी भी बदलती है, नीचे सबसे कम होती है पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर सबसे ज़्यादा और नीचे सबसे कम। फिर उसके बाद फोर्थ वाला, the range of projectile for a given initial velocity is maximum when the angle of projection will be okay 45 डिग्री। तो आपका रेंज विल बी मिनिमम। सबसे कम रेंज क्या होगा, इधर ध्यान देना रे नबील, जेई देना ना तेरे को, उसको मत लौट। तो देख, अगर आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो एंगल क्या चाहिए 45 डिग्री, मगर आपको मान लो रेंज मिनिमम चाहिए तो एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। बोले कैसे, आपको ऊपर फेंकना पड़ेगा तो वहीं आ जाएगा, है ना, जाके वहीं आ जाएगा। तो कितना आगे बढ़ा, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। तो रेंज क्या हो गई मिनिमम। तो जब आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री होगा तो वो वहीं के वहीं गिरेगा और रेंज होगी ज़ीरो, यानी रेंज होगी मिनिमम। फिर उसके बाद फिफ्थ वाला, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टल आर इक्वल। ठीक है, चलो, वो बोल रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ जिसपे आपका रेंज मैक्सिमम, बोला क्या उसने, नहीं, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इक्वल आएंगे, वो बताओ। देखो, आपको याद होगा कि आपने रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच का एक रिलेशन देखा है, कुछ याद आया क्या, शॉर्टकट फॉर्मूला है ना, R इज इक्वल्स टू एच मैक्स 4h max कॉट थीटा। याद आया ये रिलेशन। अब इसने बोला है कि R यहाँ एच मैक्स के बराबर, रिमेंबर R यहाँ एच मैक्स के बराबर है, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 4 कॉट थीटा। कॉट थीटा को उधर लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा tan थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4। थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4। और ऐसा दिया हुआ है क्या, जी हाँ, सी ऑप्शन है ना, समझ गया। तो ये था फिफ्थ वाला। नाइन्थ वाला, ओके, द हाइट y and distance x along the horizontal plane of a projectile on a certain planet are given by y equals to 8t minus 5t square और x is equals to 6t। तो एक प्लैनेट पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है। द वेलोसिटी एट विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इज, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। बहुत आसान है रे, इसको एक बार डेरिवेटिव ले लो तो वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 10t और ये हो जाएगा 6 एट t इक्वल्स टू 0। तो ये t के जीरो वैल्यू 0 डालने पे क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 और आपका वी एक्स कितना हो जाएगा 6। v की जगह u भी बोल सकते हैं। और वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा फिर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 10 आता हो। आया समझ में। सिक्स बोल दिया क्या मैंने, सी होना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया उसको, वहां पे सी होना चाहिए था, करेक्शन कर लेना, ठीक है। 10th वाला, रेफरिंग द अबाव क्वेश्चन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा फिर। अरे ये भी बहुत आसान है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर आपको निकालना है तो आपको करना क्या पड़ता, tan इनवर्स लेना पड़ता वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस अपॉन वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस कितना रहेगा 8 अपॉन 6, यानी कि फिर
ये 2 4 2 3 है ना, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। यहाँ से ऐसे 53 डिग्री होता हुआ है ना, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 4/3, दैट्स द आंसर। फिर इसके बाद 12th नंबर का, रेंज ऑफ पार्टिकल हैज द रेंज ऑफ अ पार्टिकल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। तो एक पार्टिकल है जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको 15 डिग्री दिया गया है, विथ हॉरिजॉन्टल इज 1.5 किलोमीटर। मतलब रेंज दे दिया उसने 1.5 किलोमीटर्स, यानी 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री। व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। और अगर मान लो कि मैंने उसको दूसरा एंगल ले लिया 45 डिग्री से, अगर मैं लॉन्च करता हूँ तो उस वक्त रेंज क्या होगा वो बोला गया है। बहुत आसान है, आपने नोटिस किया होगा आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई है। रेंज के फॉर्मूले में आती है ना इनिशियल वेलोसिटी, तो करना क्या है, एक तो पहली कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला बनाओ रेंज का, और दूसरी कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला बनाओ रेंज का, और दोनों को डिवाइड कर डालो। या फिर एक काम करो कि पहली कंडीशन के हिसाब से यू की वेलोसिटी निकालो, यू की वैल्यू निकालो और दूसरे कंडीशन में डाल दो। मगर मुझे ज़्यादा आसान डिवाइड करना लग रहा, मैं वो करूँगा। जैसा कि r इज इक्वल्स टू कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना। रेंज का फॉर्मूला ये है ना। अच्छा, पहला एंगल कितना दिया हुआ है 15 डिग्री, और 2 थीटा कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होगा 30 डिग्री। तो मैं यहाँ लिखूंगा r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 30, अभी का सिर्फ साइन 30 लिख के रख दो, अपॉन जी, और r की वैल्यू भी दी गई है हमको 1.5 किलोमीटर से लिख देता हूँ मैं। चलो, ये हो गया कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से फॉर्मूला। अब कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से फॉर्मूला, r डैश नया वाला रेंज, वेलोसिटी तो वही है, साइन ऑफ 2 थीटा, है ना। अब ये थीटा एंगल कितना है 45 डिग्री, उसका डबल कितना हो जाएगा 90, तो साइन 90 अपॉन जी। अब एक काम करो, r डैश अपॉन r करो, तो सेम चीज़ें हो जाएंगी कैंसिल, यानी यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या साइन 90 अपॉन साइन 30। तो r डैश इज इक्वल्स टू, r को उधर भेज देते हैं, और r की वैल्यू है जैसे कि 1.5 किलोमीटर्स, साइन 90 है 1, साइन 30 कितना है 1/2, तो ये r डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर्स। आई क्या बात समझ में आपको। तो हमें पता ये चला कि रेंज जो होगी वो 3 किलोमीटर्स होगी। अगला क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 13। अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको दिया गया है 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री above the horizontal. How far above the ground it passes over a fielder 50 मीटर from the bat। अच्छा ठीक है, तो देखो भाई ऐसा इमेजिन कर लो आप कि आपने इस तरह से उसने बॉल हिट किया क्रिकेटर ने, और वो इस तरह से प्रोजेक्टाइल परफॉर्म करके आगे जा रहा है। तो एक फील्डर यहाँ खड़ा है ना, ये जो फील्डर है तो इस जगह पे खड़ा हुआ है, और वो इस जगह की जो दूरी है कितनी बताई गई है 50 मीटर्स। और उसने पूछा है कि भैया यहाँ से इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, यानी y की वैल्यू पूछा है उसने आपसे। देखो x की वैल्यू दिया है, u की वैल्यू भी दिया है, थीटा भी दिया है,
है ना, y की वैल्यू पूछा है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें y और x एक साथ आते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, उसमें थीटा भी होता है y भी होता है। तो हम उसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ठीक है, x कितना दिया हुआ है 50, tan थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है 60 है ना, तो tan 60 √3 होता है माइनस 10, x बोले तो 50 का स्क्वायर यानी 25, 100 हो जाएगा ये, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ u का स्क्वायर यानी 625, और cos थीटा कितना है, cos 60 1/2 होता है, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। अब ये चीज़ों को आपको आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर, तो आपने ये घर पे कर लेना y की कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन के बाद फिर आपको जो आंसर है वो आ जाएगा 8.2 मीटर्स। आया क्या समझ में? इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी का यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 14th वाला, द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑफ हॉरिजॉन्टली 16 किलोमीटर, मजल वेलोसिटी मतलब इनिशियल, मजल क्या होता है, वो जो नली होती है ना बंदूक की, उसको बोलते हैं मजल। तो उसमें से जब गोली बाहर निकलेंगी तो कितनी वेलोसिटी से निकलेंगी वो, तो मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है। ज़रा बताओ तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है, u² अपॉन 2g, ये है ना, नहीं है, u² अपॉन g sin 2 थीटा, r क्या है, r इजिकल्स u² sin 2 थीटा अपॉन g है ना, तो u² अपॉन g, तो मैं बोलूँगा u² इजिकल्स टू फिर क्या हो जाएगा r max इंटू जी, u इजिकल्स टू अंडर रूट ऑफ r max कितना है 16 इंटू 10⁻³ और g की वैल्यू कितनी है 10, 16 किलोमीटर है ना r max, तो ये हो जाएगा फिर u इजिकल्स टू 4 इंटू 10⁻² यानी कि 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन। Next, 16वां, a bullet is dropped from the same height when the another bullet is fired horizontally, then it will hit the ground first। दोनों एक साथ पहुंचेंगे, है ना, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। अगर आप ये यहाँ से ऐसा छोड़ते हैं और किसी चीज़ को उसी वक्त आप ऐसा फेंकते हैं, दोनों एक साथ पहुंचते हैं। वो ट्राई करके देखते हैं अपन। दूसरा मार्कर कहाँ है? हालांकि ये यहाँ पर एग्जैक्टली थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आसपास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद है, बट फिर भी अगर मैं इसको देखूँ, भाई ये ढक्कन कहाँ जाएंगे देखना है, देख तो ढक्कन कहाँ है, यही देखो फिर से, और मेरे हाथ के कोऑर्डिनेशन में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है ना, है कि नहीं? आवाज़ आई एक साथ आपको तड़, तो ये एक मैंने पेन को ड्रॉप किया और दूसरे वाले को फेंका था मैंने उधर, दोनों एक साथ नीचे गिरे, है ना, क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को एक साथ लग रहा है और दोनों तो भाई एक साथ मतलब एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे, दोनों भी एक ही हाइट पर थे। तो चाहे एक को आप हॉरिजॉन्टल फेंको या चाहे आप एक को ड्रॉप करो, है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि वो दोनों एक साथ पहुँचेंगे। अब कोई सोच रहा होगा सर एक को तो इनिशियल वेलोसिटी दिया आपने, दूसरे को तो बस छोड़े, तो दूसरे को जो मैंने इनिशियल वेलोसिटी दिया था वो हॉरिजॉन्टल दिया था, है ना, उसमें हालांकि अगर मेरे हाथ में ज़रा से भी एंगल इधर हुआ ना ऐसा, तो फिर ये पहले पहुंचेगा। ह्यूमन एरर हो सकता, जैसे पिछली बार ये पहला पहुंच गया था, तो हो सकता है कि ये जो मेरा हाथ है हल्का सा जब फेंका होगा मैंने, हल्का सा टिल्ट हो गया होगा, जैसे ही हल्का सा टिल्ट हुआ तो उसको वर्टिकल वेलोसिटी मिल गई नीचे की तरफ, और जब मैं एकदम हॉरिजॉन्टल फेंक रहा हूँ तो उससे क्या हो रहा है कि ये पूरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल एक्सिस में कितनी है फिर 0। कौन से नंबर का था ये?
15th ना था, 16th का था ये, 16th ना। An airplane is flying at a constant horizontal velocity of 600 km per hour, okay, at an elevation of 6 km towards the point directly above the target on the Earth's surface. At an appropriate time, the pilot releases the ball so that it strikes the target on the Earth. The ball will appear to be falling. देखो ऐसा है, एक पायलट जा रहा है और ऐसा जाते जाते वो बॉम्ब को या किसी ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ता है ना। अब दोनों के पास क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, पायलट भी आगे जा रहा है, उसके साथ जो अटैच्ड बॉम्ब है वो भी आगे जा रहा है। तो जब वो ड्रॉप करेगा तो आपके बॉम्ब को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई है पहले से, तो जब ज़मीन पे खड़ा हुआ कोई बंदा देखेगा तो उसको ऐसा नज़र आएगा कि वो बॉम्ब जो है ऐसा पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके गिर रहा है। मगर ये जो पायलट था आपका, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसको बॉम्ब बस उसी के नीचे नीचे आता हुआ नज़र आएगा यहाँ पे। मतलब पायलट की नज़र से अगर देखोगे तो वो नज़र आएगा स्ट्रेट लाइन में नीचे जाता हुआ, मगर ग्राउंड पे खड़े बंदे को दिखेगा कि वो कहाँ जा रहा है, वो ऐसा पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके जा रहा है। ठीक है ना। तो इसमें कौन सी सिचुएशन बताई गई है ना। पहला बोला उसने ऑन अ पैराबोलिक पाथ एज सीन बाय द पायलट इन द प्लेन, बिल्कुल नहीं, पायलट को तो सीधा नीचे जाते हुए नजर आता है। वर्टिकली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड नियर द टारगेट, तो एक ऑब्जर्वर जो खड़ा हुआ है उसको वर्टिकली स्ट्रेट नीचे आता हुआ नजर आएगा, वो भी गलत है। तीसरा कहता है ऑन अ पैराबोलिक पाथ एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड नियर द टारगेट, वो बात सही है। और ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, जिगजैग पाथ ऐसा जाता है यूं 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 करके, वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। एटीन्थ, a bomb is dropped from the aeroplane moving horizontally at a constant speed when air resistance is taken into consideration। हाँ, अब देखो इसमें एयर रेजिस्टेंस आ गया। अब तक हम हर वक्त क्या करते थे, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते थे ना, मगर इस बार एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करना है, सॉरी इंक्लूड करना है। तो अब क्या होगा कि अब एयर रेजिस्टेंस क्या करता है, उसको आगे बढ़ने से रोकता है। तो जब पायलट ऐसा ऐसा आगे जाएगा और वो बॉम्ब को ड्रॉप करेगा तो एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, बॉम्ब को आगे बढ़ने से थोड़ा रोकेगा। तो वो जो बॉम्ब है थोड़ा सा पायलट के पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि उसने क्या किया, एयर रेजिस्टेंस ने उसके आगे बढ़ने की रफ्तार को क्या कर दिया, कम कर दिया, है ना। प्लेन तो आगे निकल गया अपनी स्पीड से, उसके इंजन लगा हुआ है वो तो आगे निकल गया, है ना। मगर यहाँ जो बॉम्ब है उसके पीछे कोई इंजन थोड़ी था, है ना, वो तो बस अपने आप फ्रीली गिर रहा था। तो हुआ क्या कि बॉम्ब जो है एग्जैक्ट प्लेन के नीचे नहीं गिरेगा, थोड़ा सा पीछे जाएगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ने उसके मोशन को क्या किया, अपोज किया, उसको आगे बढ़ने से रोका, और इसी वजह से थोड़ा सा वो पीछे जाके गिरा। तो इसी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी आएगा। 18th का था, सॉरी, है ना, बाकी अभी 19। A man projects a coin upwards from the gate of a uniformly moving train. The path of the coin for the man will be, आदमी के लिए वो स्ट्रेट रहेगा, है ना। जैसे कि आप अगर एक आदमी जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है और वो ऐसा फ्लिप करता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कॉइन टॉस करते हैं आप, तो आप यूं करते हो, आपके एग्जैक्ट ऊपर जाता है। जैसे मान लो कि ये अंगूठा है और यहाँ से आपने वो कॉइन को फ्लिप किए, वो आपका ऊपर जाता है ऐसा रोल होते हुए और वापस आपके हाथ में आता है ना। तो भैया अगर मान लो बहुत परफेक्ट हो, मान लो थोड़ी देर के लिए आप बहुत परफेक्ट हो, तो आप ऐसा फ्लिप करेंगे, वो इसी लाइन में ऊपर जाएगा ऐसा गोल गोल होते हुए और इसी लाइन में वापस आएगा, है कि नहीं। तो अब ऐसा है कि आप ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, आप ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हैं, तो आप देखेंगे कॉइन ऊपर गया, आपके हाथ में वापस नीचे आ गया। अब जब ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हर एक चीज़ आपके हिसाब से, ट्रेन के हिसाब से रहेगी। आप मूव कर रहे हैं तो आपके साथ में बैठा हुआ कॉइन भी मूव कर रहा है ना, उतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है जितनी वेलोसिटी से आप कर रहे हैं, है ना। अगर आपके हाथ में वो कॉइन है तो दोनों मोशन में, दोनों भी सेम स्पीड में मोशन में, तो आपके लिए वो कॉइन कैसा है, रेस्ट में है। तो जब मैं इसको ऐसा फ्लिप करूंगा ट्रेन में बैठे बैठे, है कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रेन में बैठे हुए और आप कॉइन को भी फ्लिप करते हैं या कोई भी चीज़ को ऊपर उछालते हैं, तो ऊपर जाके वापस आपके हाथ में नीचे आती है, नॉर्मल तरीके से जैसे ग्राउंड पे होता है ना। तो अब ऐसा है कि ठीक है, अपने को तो वो लगेगा कि ऊपर जाके नीचे आ गई, स्ट्रेट लाइन में ऊपर से जाके नीचे आएगी, मगर जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है ना, उसको पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। क्यों? क्योंकि अपन आगे बढ़ रहे हैं ना, तो वो तो देख रहा ना कि वो कॉइन आगे आगे जा रहा, फिर उसके बाद वो नीचे नीचे आ रहा, है ना। वो बात अलग है कि उस कॉइन के साथ साथ मैं भी ट्रैवल कर रहा, है ना। पकड़ एक मिनट, जैसे कि अगर मैं बोलूँगा यहाँ मैं खड़ा ऐसा ही हूँ,
अब अगर मैं आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा किया तो मेरे लिए अभी वो कैसी थी, स्ट्रेट थी, मगर तुम्हारे लिए वो ऐसा आया, हो पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके आया ये। तो वही है, क्योंकि हम लोग कहेंगे कि अगर मैं और कॉइन दोनों सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ना, दोनों भी ट्रेन में ही है, तो उसका बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे ग्राउंड पे होता है। मगर जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है उसके लिए मैं और कॉइन दोनों मोशन में है, तो वो आपको पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके आएगा। एंड द लास्ट वन, एन एयरप्लेन फ्लाइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 600 km/h at a height of 1960 meters, when it is vertically at point A above the ground, a bomb is released. The bomb strikes the ground at point B. The distance of AB is. तो देखो भैया, एक प्लेन है एट अ हाइट ऑफ, सॉरी वो ट्रैवल कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 600 km/h। तो प्लेन की स्पीड है 600 km/h। इसे आप मीटर पर सेकंड में याद से कन्वर्ट करना, और उसकी हाइट है 1960 मीटर्स। जब वो बॉम्ब ड्रॉप करेगा तो वो कितना आगे जाके गिरेगा वो पूछ रहा है वो। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है भाई बताओ? gx² / 2u²। अब y की वैल्यू क्या है? 1960, g की वैल्यू 10 है, x² / 2u, u का स्क्वायर। u बोले तो क्या है? अरे लंबा चौड़ा यूज पकड़ो उसको अभी का, है ना। 2 1 जा 2 5 जा, 1960 को 5 से डिवाइड करो, 1960 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ रहा? 392। देख ले एक बार अच्छे से, इसका स्क्वायर रूट नहीं आता किसी के नंबर का। 392 आ रहा। अब इसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लो, √392 मल्टीप्लाई बाय u की वैल्यू कितनी है? 600 मल्टीप्लाई बाय 5/18। अप्रॉक्स में क्या था? तो √392। तीस का नहीं, 15 का स्क्वायर क्या होता? 225, 25 का स्क्वायर 256। अप्रोक्सीमेशन में देखो इसके आसपास, जैसा कि 20 का स्क्वायर क्या होता? 400, है ना, और ये जिसके आसपास ही है। तो चलो एक काम का करते, थोड़ी देर के लिए इसको अप्रोक्सीमेशन में 20 पकड़ लेते, अप्रोक्सीमेशन में 20 पकड़ लेते उसको। तो मल्टीप्लाई बाय 600 5/18, और 6 3 जा 600 जा, 6 3 जा 600 जा, और फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू फिर 2 5 जा 10, तो ये 25 जा 100, यानी 10⁻⁴/3, यानी x इक्वल्स टू फिर हो जाएगा 10/3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, यानी कि ये हो जाएगा 3.33 × 10⁻3, 3.33 किलोमीटर्स। आया आंसर? तो अप्रॉक्सीमेशन में करे अपन ने 392 का सबसे नियरेस्ट नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाता है वो है 400। तो 400 पकड़ के चला उसको मैंने, है नहीं वो, मगर पकड़ लिया अपन ने। इसका आंसर 20 आएगा, है कि नहीं? फिर आपने आगे का सॉल्व किया, आपका आंसर मिल गया। दैट्स इट। अदीबा, थैंक यू। तो देखो बेटा, यहाँ पर अपना मोशन है प्लेन का डीपीपी खत्म होता है। और हम लोग चालू करेंगे ट्यूसडे से लॉज ऑफ मोशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल उसको मिस नहीं करना है आप लोगों को, ध्यान में रखना अच्छे से, ठीक है। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक भी दिन एब्सेंट रहे उसमें तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे आगे जाके। ये समझ में आ गया सभी को?